दर्शकों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। इस कार्यक्रम में हम मनुष्य अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखे, कैसे हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, ये सारी चर्चाएं करते हैं। और आज हमारे इस कार्यक्रम का जो विषय है वो है जीवन शैली के रोग व होम्योपैथिक इलाज। कैसे होम्योपैथिक पद्धति से हम अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम ये चर्चा करेंगे और इस कार्यक्रम में विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है जिला मंडी के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज। डॉक्टर भारद्वाज, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि आज मनुष्य के जीवन में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिन्होंने हमारे शरीर को घेर के रखा है। चाहे गांव के लोग हो, चाहे शहरी लोग हो, सब आजकल चिंतित है। तो सबसे पहले तो जीवन शैली कैसी होनी चाहिए और जीवन शैली में मुख्य रोग आजकल कौन कौन से हैं? जी देखिए, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि जीवन शैली किसे कहते हैं। जीवन शैली एक आदमी या उसके आसपास के समूह द्वारा एक निर्णय लिया जाता है कि हम कैसे रहेंगे, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी आदतें, हमारा उठना बैठना, हमारा आचार विचार, हमारे नैतिक मूल्य कैसे होंगे। ये जीवन शैली है। ये जीवन शैली समय के साथ बदलती जाती है। आज से 50 साल पहले रहने का लोगों का स्तर था, वो कुछ और था, आज कुछ और स्तर है। उसी तरह से इसके साथ साथ जीवन शैली में सुधार के साथ कुछ विकार भी आ जाते हैं। तो ये विकार जो आए वो हमारे आसपास के जो हमारा एनवायरनमेंट था उसमें जो चेंजेस हुए, अच्छे के लिए बुरे के लिए, उसकी वजह से आए। तो इससे जो उत्पन्न बीमारियां होती हैं उनको हम जीवन शैली के विकार कहते हैं। अब जीवन शैली में सुधार हुआ, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि हमने बहुत कुछ हमें हमारे अच्छा खान पान हो गया, हमें खाने पीने की सुविधाएँ मिल गई, अच्छा खाना खाते हैं, हमारे को आने जाने की हमें सुविधा हो गई, हमारा चलना कम हो गया। लेकिन हमें ये देखना है कि वो उसमें हमें तालमेल बिठाना है ताकि हमारे जो सुधार हुआ जीवन शैली में, उससे हम कहीं बीमारियों की तरफ ना चले जाएं। अगर हम प्राचीन काल की बात करें, हमारे जो बुजुर्ग थे, दादा परदादा थे, वो लोग पैदल चला करते थे डॉक्टर भारद्वाज। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हर घर में एक गाड़ी है, तो गाड़ी का उपयोग करना भी आज के समय के हिसाब से बहुत ज़रूरी है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पैदल चलना भी ज़रूरी है। अब इन दोनों विषयों में कैसे सामंजस्य हमको बिठाना चाहिए? यही जो मैंने कहा कि हमें हमारे लाइफस्टाइल में जो इम्प्रूवमेंट हुई है, जो सुधार हुआ है, हमें उससे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास गाड़ी आ गई तो हम क्या करेंगे। जहाँ एक वक्त था जब सब बुज़ुर्गों को 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था, आज बच्चे को घर से बस उठाती है और स्कूल तक छोड़ती है। लेकिन हमें तालमेल यहीं तो बिठाना है कि हमारा बच्चा या हम जो अपने शरीर के लिए ज़रूरी एक्सरसाइज है, जो कसरत है, उसको हम कैसे करें। इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। हम फ़ोन को नहीं छोड़ सकते हैं, हम कंप्यूटर को नहीं छोड़ सकते हैं, लैपटॉप को नहीं छोड़ सकते हैं। वो हमारे जीवन में, हमारे धनार्जन करने में, हमारी नौकरी में वो एक आवश्यक अंग है। लेकिन हमें उनके साथ सामंजस्य बिठाना है, उनको कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, और अगर इस्तेमाल करने से नुकसान है तो उनको कब हमें उसकी भरपाई करनी है। जीवन शैली की समस्याओं की अगर हम बात करें तो हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि उम्र का वो कौन सा पड़ाव है जिसमें जीवन में बहुत सी समस्याएं या बहुत सी बीमारियां व्यक्ति को घेर देती है, वो कौन सी उम्र रहती है? देखिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में, जीवन शैली के रोगों में उम्र का कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। बच्चों में भी जीवन शैली से संबंधित रोग हैं और जो प्रोडक्टिव एज के जो यंग लोग हैं, नौकरी करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा है। और देखने में तो बुज़ुर्गों में भी आ गया, क्योंकि बुज़ुर्गों का आज से 40 साल पहले जो उनका रहने सहने का तरीका था, खाने पीने का, वो नहीं है। वो भी इस हमारी विकास की यात्रा में शामिल है। उनका खान पान भी बदला है, उन्होंने भी पैदल चलना बंद कर दिया, इसलिए उनको भी बीमारियाँ उसी तरह की आ रही हैं। इसी तरह से बच्चों का देखिए, बच्चों को शुरू से ही हमारे जो एक्सरसाइज की कमी है, चलने फिरने की कमी है, खाना पीना उनका इस तरह से हो गया कि एक बैलेंस डाइट नहीं रही है, फास्ट फूड का चलन ज़्यादा हो गया है, मोबाइल कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा हो गया है, तो उस तरह की बीमारियां ज़्यादा हो गई। आज से कुछ वक्त पहले जो हमारा संक्रामक रोग जिनको हम कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ ज़्यादा मरीज़ थे, उनसे ज़्यादा लोग ग्रसित होते थे। लेकिन आज देखने में आ गया है कि तकरीबन 62% जो डिजीज़ बर्डन है वो विश्व स्तर पर भी और भारत में विशेष करके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, वो ज़्यादा बढ़ गया। लाइफस्टाइल की आप बात कर रहे हैं तो आज लाइफस्टाइल की वजह से लोग बहुत चिंतित है।
बहुत सी बीमारियां ऐसी है जो हमारे जीवन शैली की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर को प्रभावित कर रही है। तो आज इतनी चिंता क्यों लोगों के द्वारा की जा रही है? देखिए, जब मेरी उम्र के लोग जिनको 25-26 साल नौकरी में हो गए, जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन करने के बाद प्रैक्टिस करना शुरू किया, आज 1990 के शुरू के दशक में, तो जो मुख्य बीमारियों की वजह थी वो इन्फेक्शंस थे, टीबी, मलेरिया, डायरिया, और मृत्यु के कारण भी यही थे, प्रीमेच्योर डिलीवरीज, प्रीमेच्योर बर्थ्स और खसरा, इस तरह की बीमारियां थी। लेकिन आज हम 2015-16 के बाद के आंकड़े अगर देखें तो जो टॉप की 3 बीमारियां हैं उनमें इस्केमिक हार्ट डिजीज को बोलते हैं, हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़ और स्ट्रोक, एक बाकी श्वसन तंत्र की बीमारियां, COPD जिसको हम क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ बोलते हैं, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा हो गई हैं। ये इसलिए ये चिंता का विषय ये है कि जो पब्लिक हेल्थ में लोग बैठे हैं, जो पॉलिसी प्लानर्स हैं, उनको वो कंफ्यूज हैं कि हम अपना ध्यान कहाँ दें, क्योंकि अभी मलेरिया, टीबी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। उनकी तरफ से हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए, फंडिंग उनको भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन जो ये इस तरह की बीमारी, जो 62% डिजीज़ बर्डन हो गया, जिसमें कि मरीज़ का 70% रोल है, 70% तक रोल हो जाता है कि मरीज़ अपनी बीमारी को अपने आप ठीक कर सकता है, लेकिन 30% जो है उसको बीमारी, उसको अस्पताल जाना पड़ सकता है, दवाइयाँ, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और प्रोडक्टिव एज में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए चिंता की बात है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं हमारी जीवन शैली में कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो हमारे शरीर को आज प्रभावित कर रहे हैं, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी जो मंडी से पधारे हैं, डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन शैली से, अर्थात हमारे लाइफस्टाइल से ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित कर रही है। डॉक्टर आशुतोष इसके बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर भारद्वाज, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपने जिन बीमारियों का जिक्र किया, आपने ये भी बताया कि आज से 40 वर्ष पहले कुछ बीमारियों की स्थिति और थी, लेकिन आज कुछ बदल चुकी है। तो क्या होम्योपैथी में इन सब बीमारियों का इलाज संभव है? जी, मैं आपको जानकारी दूं, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की तरह नहीं है। हमारी चिकित्सा पद्धति तकरीबन 250 साल पहले शुरू हुई, और हम हैरान होते हैं अपना लिटरेचर पढ़ने के पश्चात कि उस वक्त भी, अगर जो हम सबसे पुराना लिटरेचर अपना 250 साल पुराना भी देखते हैं, क्योंकि ये हमारी जो चिकित्सा पद्धति है वेस्ट में निकली, तो जो समस्या से आज हम जूझ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने 250 साल पहले इन चीज़ों को देख लिया कि ये आने वाला है। तो हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे उनमें लिखा होगा बैड इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, बैड इफेक्ट्स ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ये जो हमारा लिटरेचर अगर हम देखें 150 साल पुराना, 250 साल पुरानी जो भी प्रूविंग्स हमारी दवाइयों की हुई, तो उसमें भी मेंशन था। और हमारी जो चिकित्सा पद्धति का जो मेन स्टे है वो व्यक्तिपरक चिकित्सा है, इंडिविजुअलाइजेशन है। हर आदमी को हम एक बीमारी के 2 मरीज़ों को एक जैसा नहीं समझते हैं। ब्लड प्रेशर के अगर 2 मरीज़ हैं तो हम उनको, वो हमारे लिए बीपी के मरीज़ नहीं हैं, वो हमारे पास मरीज़ 1, मरीज़ 2 हैं। हम उनकी हर चीज़ को, उनके रहने सहन को, उनके खान पान को, उनकी आदतों को, उनकी फैमिली हिस्ट्री को, उनकी पास्ट हिस्ट्री को, सबको देखने के बाद होम्योपैथिक की दवाइयाँ देती हैं। इसलिए वो व्यक्तिपरक जो है, इंडिविजुअलाइजेशन, जो आज तक होलिस्टिक और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, जहाँ जो ये एलोपैथिक और मॉडर्न सिस्टम जो जहाँ आज जा रहा है, हमारा सिस्टम 250 साल पहले से उस तरफ काम कर रहा था। हमारे दर्शक जो बहुत शिक्षित है, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके मन में एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि हम तो एलोपैथी का चयन करते हैं या उसको अपनाते हैं, आखिर हम होम्योपैथी को क्यों अपनाएं? देखिए, इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं है एलोपैथिक या होम्योपैथिक। हमारा ये मानना है कि कुछ बीमारियां जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, उनको लाइफस्टाइल करेक्ट करके, प्लस ऐसी दवाई जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो, जो जड़ में जाकर मरीज़ की जड़ में, बीमारी की जड़ में जाकर उसको ठीक करें। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको हम प्रेरित करते हैं, अपने जो बाहर से बीमारी है या जो अपने हमारे शरीर के जो विकार हैं उनको हम अंदर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, और बिना साइड इफ़ेक्ट के, मिनिमम डोज, सस्ता और एक प्रभावी इलाज है। डॉक्टर भारद्वाज, आज हर कोई व्यक्ति एलर्जी से बहुत परेशान है। किसी को नाक की समस्या है, किसी को आंख की समस्या है, किसी को कानों की समस्या है। क्या इन चीज़ों को भी होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल। एलर्जी अपने आप में एक लाइफस्टाइल की बीमारी है।
आपने देखा, हम अगर मैं कहूँ कि हमने आज से 20 साल पहले हिमाचल में हमें इतने मरीज़ देखने को नहीं मिलते थे। एलर्जी ज़रूरी नहीं है एलर्जी सिर्फ पोल्यूशन से है, एलर्जी पोल्यूशन तो हम अपने आप देखते हैं। आप हर आदमी आजकल शैम्पू यूज़ करता है, सुगंधित तेल यूज़ करता है और डिओड्रेंट्स यूज़ करता है। ये सारे जो चीज़ें हैं ये एलर्जी को कॉज करते हैं। प्लस जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो प्रदूषण है और बहुत सारी चीज़ें जो खान पान में हमारे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये सब एलर्जी करते हैं। और एलर्जी का इलाज जो है सभी को जानकारी है कि होम्योपैथी से बेहतर इलाज कहीं नहीं है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताऊं कि आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हमारे जो जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में हमारे स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं, उसमें एलर्जी क्लिनिक की सुविधा दी गई है। हम हर वीरवार को सिर्फ एलर्जी के मरीज़ों को देखते हैं। उसमें हमने एक सिस्टम बनाया है जिसमें हम क्योंकि एलर्जी का इलाज बहुत लंबा चलता है, तो देखा गया है कि आमतौर पर मरीज़ जो है वो अपना रिकॉर्ड संभाल कर नहीं रखता है। तो हमारे विभाग द्वारा ये पहल की गई कि हम उस मरीज़ का रिकॉर्ड पीजीआई या और बड़े हॉस्पिटल्स के स्तर पर, अभी उसका कंप्यूटराइजेशन तो नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है भविष्य में वो भी किया जाए, उसको एक फ़ाइल बनाकर हमने एक 9 पेज की फ़ाइल बनाई है। अब आप जैसे हम एक होम्योपैथी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत लंबी हिस्ट्री लेते हैं डॉक्टर्स। ये एक अगर आप देखें तो लाइफस्टाइल डिजीज़ में एक बहुत बड़ा एक सहायक है। जब हम मरीज़ के पास बैठेंगे, उससे हम 20 मिनट तक बात करेंगे, तो हमें कॉज बिहाइंड द कॉज भी पता चलता है। एक कारण है, उसके पीछे का कारण भी क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे पास घुटने के दर्द की तकलीफ़ लेके आए, तो जब मैं एक तरीका है कि घुटने के दर्द आई, आपको मैं पेन किलर या ऐसे दर्द निवारक दवा लिख दूँ। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में हम उसका कॉज ढूंढेंगे। कॉज बाकी सिस्टम्स में भी ढूंढा जाता है। कॉज ढूंढेंगे, घुटने में दर्द है तो आपका वज़न बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अब वो हो गया कॉज। अब उसके पीछे भी कॉज है, वज़न क्यों बढ़ा, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, जो वो तभी पता चलेगा जब हम मरीज़ को आधा घंटा देंगे, 15 मिनट देंगे, तो उसी हिसाब से फिर हम उसको सलाह देंगे और साथ में दवाई देंगे। ऐसी दवाई देंगे जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इफ़ेक्ट तो है लेकिन साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डॉक्टर आशुतोष, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर होम्योपैथिक इलाज संभव है। क्या हर ज़िला में संभव है या उन्हें विशेष किसी जगह पर जाना पड़ेगा इलाज लेने के लिए? आज की डेट में होम्योपैथिक चिकित्सा सरकारी स्तर पर जिला मुख्यालयों में, जिला आयुर्वेदिक अस्पताल हैं उनमें उपलब्ध है। और निकट भविष्य में बड़ी जल्दी ही जितने भी आयुष अस्पताल हैं प्रदेश में, लगभग 21 और जो डॉक्टर हैं वो शायद जल्दी ही सरकार उनकी भर्ती करेगी और वहाँ मिल जाएंगे। हमारे पास एक प्राइवेट सेक्टर में कुमारहट्टी में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। वहाँ से निकले हुए ग्रेजुएट जगह जगह, हर शहर में, हर गांव में, हर कोने कोने में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। हमारे यहाँ एक भारत सरकार द्वारा CCRH, जिसको सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी कहते हैं, उसका एक रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। तो वहाँ पर भी आप ये चिकित्सा उपलब्ध है। साथ ही साथ ये चिकित्सा जो है ये बहुत महंगी चिकित्सा नहीं है। इसलिए अगर ये कोई सोचे कि प्राइवेट सेक्टर में हम जाएंगे तो बहुत खर्चा होता है, ऐसा नहीं है। सस्ती चिकित्सा है। आप जिस भी मरीज़ को जो भी होम्योपैथी से रिलेटेड सलाह लेनी हो, अगर उनको सरकारी अस्पताल दूर पड़ते हैं तो वो निकटतम अपने क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया कहा डॉक्टर आशुतोष। हर व्यक्ति, गांव के जो लोग हैं वो गरीबी में जीवन यापन करते हैं, वो ये ऐसे भी घबराते हैं कि कहीं उनका ज़्यादा पैसा खर्च तो नहीं होगा। ये जो होम्योपैथिक पद्धति है, इसमें खर्चा कितना बैठता है मरीज़ के लिए? देखिए, बहुत नॉमिनल खर्चा है। अब वो मतलब ये वर्ल्ड नोन, ये एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है होम्योपैथी की। हमारी जो चिकित्सा की जो खर्च है वो न्यूनतम है। इसमें ये इसको क्वांटिफाई तो नहीं किया जा सकता है कि 100 रुपये खर्चा है, लेकिन मिनिमम है, बहुत कम खर्चा है। दर्शकों, यदि आप होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहते हैं तो आपका खर्चा इसमें बहुत कम रहता है। और डॉक्टर भारद्वाज जैसा कह रहे हैं कि हिस्ट्री को जाना जाता है और ऐसी कोशिश की जाती है कि बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए। ये होम्योपैथी की एक अपनी पहचान है। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपने बहुत सी बीमारियों का जिक्र किया। आपने डायबिटीज़ के बारे में बोला, ब्लड प्रेशर के बारे में बोला, थायराइड के बारे में बोला, हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में बोला, COPD के बारे में बोला, फैटी लीवर के बारे में बोला। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आज समाज में व्याप्त है और कोई हर दूसरे घर या हर तीसरे घर में एक मरीज बैठा हुआ है। तो क्या होम्योपैथी में इन सब बीमारियों का इलाज आज के परिप्रेक्ष्य में संभव है? जी, एक कहावत है कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसकी जांच नहीं हुई।
जिस वक्त आप अपना ब्लड का सैंपल दे दें, अल्ट्रासाउंड करवा लें, सीटी स्कैन, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, कुछ ना कुछ ये चांस है कि कोई ना कोई साइलेंट किलर आपके अंदर होता है। और ये इसकी स्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं। ब्लड प्रेशर ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं अचानक से आपको ब्लड प्रेशर हो गया, वो धीरे 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 एक इंसीडियस तरीके से आपके शरीर के अंदर आता है। तो होम्योपैथी का रोल एक सर्टन स्टेज तक बहुत अच्छा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेमैन के लिए मैं बात करूं तो जैसे ब्लड शुगर, डायबिटीज़ है, तो होता क्या है कि आदमी पहले ध्यान नहीं दे रहा है, फिर एक दिन ब्लड टेस्ट कराता है और उसकी शुगर 140-50 निकल आती है और वो घबराता है और फिर वो सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाने की आज की डेट में कोशिश होगी हम स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाएं। नेचुरली उनके पास समय उतना ही समय है, वो जाएंगे, आप दवाई लिखेंगे। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप किसी भी निकटतम आयुष और विशेषकर होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाएं। 160, 70, 80 तक अगर आपका इनिशियल ब्लड शुगर है तो होम्योपैथिक दवाइयों से बड़े अच्छे से, प्लस आपके लाइफस्टाइल के, आपकी जीवन शैली में सुधार के साथ और परहेज़ के साथ वो ब्लड शुगर मैनेज हो जाता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी है। 150, 160, 170 तक का ब्लड प्रेशर जो भी सिस्टोलिक है उसको हमारी दवाइयाँ मैनेज कर लेती हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए हमारे पास बड़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं। थायराइड, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म है, आजकल देखने में आया है कि ये भी एक तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो इसमें जो सब क्लिनिकल हम जिसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म है, इसमें भी लोग भागकर दवाई लेना शुरू कर देते हैं। आजकल चिकित्सक भी लिख देते हैं, लेकिन इसमें भी आप होम्योपैथिक चिकित्सा लेंगे। और अगर आप एलोपैथिक चिकित्सा या दूसरी चिकित्सा ले रहे हैं फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो प्लस अगर हम एड ऑन थेरेपी के रूप में होम्योपैथिक चिकित्सा लेते हैं तो एलोपैथिक या दूसरी दवाई का डोज ना बढ़ने की ज़रूरत बढ़ाए बिना हमारे मरीज़ को इम्प्रूवमेंट होती है और धीरे धीरे दवाइयों की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। डॉक्टर भारद्वाज, जब भी हम कोई दवाई लेते हैं, एलोपैथिक लेते हैं या विशेष तौर पर जब हम आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो वैद्य लोग या डॉक्टर लोग कहते हैं खान पान के लिए विशेष उनका आग्रह रहता है। यदि कोई होम्योपैथिक दवाई ले रहा है तो खान पान की व्यवस्था उसकी कैसी रहती है? वो खान पान की तो बीमारी के हिसाब से है, ठीक है। बाकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होम्योपैथिक की दवाइयों के साथ रहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशबू वाली चीज़, इलायची, कॉफ़ी और कच्चा प्याज वगैरह जो आपने वो दवा जब खा रहे हैं उस वक्त नहीं खाना है। सिगरेट ना पिएं दवाई के साथ। बाकी और ऐसी कोई खास विशेषकर होम्योपैथिक चिकित्सा के साथ रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी बीमारी के साथ जो भी परहेज़ होगा, डाइट और रजीम जो आपको बताई जाएगी वो आपको पालन करना पड़ेगा। वो आपकी बीमारी पर डिपेंड करता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका उसी तरह का परहेज़ होगा, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको उसी तरह का परहेज़ होगा। अगर हम 40 वर्ष पूर्व के इतिहास को देखें भारत के, हिमाचल प्रदेश के, तो लोग बीमार कम पड़ा करते थे और इन बीमारियों के नाम तो अभी भी ऐसे कुछ बुजुर्ग मिलते हैं जिनको पता भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये बीमारियां 10, 15, 20 वर्षों में ही पैदा हुई या पहले भी ये होती थी, इनकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी, या आज का जो परिवेश है, जलवायु है, उसमें इन बीमारियों के ज़्यादा बढ़ने की संभावना बन गई है? कौन सा कारण रह सकता है? इतनी बीमारियां आज समाज में व्याप्त क्यों है? नहीं, मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट में या पश्चिमी देशों में ये शायद 50 साल पहले था, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली का स्तर जो आज हमारा है, हमारे समाज का हो गया है, देश में इतना विकास हुआ, तो उनका स्तर उस वक्त उतना था 50-60 साल पहले, इसलिए वो बीमारियां वहाँ पहले थी, यहाँ पर बाद में आई। ये सब हमारे जीवन शैली में जो भी चेंज हुए हैं उसकी वजह से ये सब ज़्यादा हुआ। बहुत से अभिभावक बहुत चिंतित रहते हैं क्योंकि आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो फास्ट फूड की ओर बहुत बढ़ते हैं। उनको कुछ चटपटा खाने के लिए चाहिए और हर माता पिता परेशान है, उनके बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं। बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए आपकी क्या सलाह है? किस तरह का भोजन या फास्ट फूड को कितना चुनना चाहिए आज के समय में? देखिए, बच्चों में भी जीवन शैली से संबंधित ये सब बीमारियां हैं, स्पेशली बार बार इन्फेक्शंस होना, एलर्जीज़, डायबिटीज़। बच्चों में आज की तारीख में बच्चों में जो डायबिटीज़ का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता के रूप में बढ़ता जा रहा है। फिर उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, उनकी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इसका एक वजह अर्ली स्कूलिंग भी है। बहुत जल्दी हम बच्चों को डालते हैं, उनको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं स्कूल में। 2.5 साल की 3 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है और आसपास के बच्चों से उनको इन्फेक्शंस आते हैं। फिर ये आपने ठीक कहा, खान पान का एक वजह तो है ही है। उसमें तो माँ बाप का एक रोल जो है वो उनको एजुकेशन प्लस
उनको थोड़ा गुस्सा भी करना पड़ेगा, उसी तरह से बच्चों को सुधार करना पड़ेगा। बच्चों को यदि आप स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो उनको रोकना भी कहीं ना कहीं हमारी ही जिम्मेवारी है। अभिभावकों को भी आगे बढ़कर अपने बच्चों को ये सिखाना, ये बताना होगा कि उनके शरीर के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। डॉक्टर भारद्वाज, आज के समय की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे खाने पीने के पदार्थ है जो बाज़ारों में मिल रहे हैं, लेकिन आज ये भी देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे डॉक्टर लोग जो दुकानें खोलकर बाज़ारों में बैठते हैं, जो लोगों का इलाज करते हैं, जो होम्योपैथी बोर्ड लगाकर लोगों का इलाज गांव में कर रहे हैं या किसी छोटे कस्बे में कर रहे हैं, क्या उन लोगों के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, या ऐसे लोगों के पास जाने से पहले हमको कुछ सोचना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए? नहीं, देखिए, आज की स्थिति में एक वक्त था जब होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी कमियां थी, लेकिन पिछले 30-40 साल में होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ और अब हर जगह क्वालिफाइड आपको होम्योपैथिक चिकित्सक मिलते हैं जो कि हमारी स्टेट काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से रजिस्टर्ड हैं और उनको एक कोड ऑफ एथिक्स के तहत काम करना पड़ता है और वो बिल्कुल क्वालिफाइड हैं आपको चिकित्सा देने के लिए। आपने बेधड़क होकर उनके पास अपना इलाज कराने जाएं। डॉक्टर आशुतोष, आप मंडी में इतने वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि दिन भर लगभग कितने मरीज़ आपके पास आ जाते हैं और वर्ष भर या महीना भर कितने ऐसे लोग हैं जो होम्योपैथी इलाज के लिए मंडी में आपके पास पहुंचते हैं? देखिए, अब धीरे धीरे समय के साथ साथ होम्योपैथी की जो प्रचलन है और जो होम्योपैथी की स्वीकृति है वो आम जनता में बढ़ती जा रही है। आज से 30 साल पहले स्थिति कुछ और थी, लेकिन आज हमारे पास एक जो हमारी एवरेज ओपीडी जिस सारे हेल्थ सेंटर्स में कहें वो अराउंड 40 की पर डे है और हर तरह के मरीज़ आते हैं। बच्चों में होम्योपैथी की जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए हमारी पीडियाट्रिक ओपीडी सबसे ज़्यादा है। हमारे एलर्जी के ओपीडी केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं और जो त्वचा के रोग हैं, स्किन जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें होम्योपैथी का जिस तरह का प्रभुत्व है उसको देखते हुए हमारे पास इस तरह के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। दवाइयाँ होम्योपैथी की कैसी रहती है आशुतोष जी? हमने देखा है छोटी छोटी शीशियों में सफ़ेद सफ़ेद गोलियाँ रहती है, तो क्या वही दवाई हर बीमारी के लिए प्रयुक्त की जाती है या उनकी वैरायटी अलग अलग रहती है? नहीं, वो एक जो गोलियां हैं वो एक व्हीकल है, उसमें डालकर हम दवाई दी जाती है। हमारे पास जो दवाइयां हैं वो 4-5 तरह की दवाइयां होती हैं। एक तो हमारे मदर टिंक्चर्स होते हैं जो एक्सट्रैक्ट डायरेक्टली जो भी किसी भी चीज़ का जो भी मदर टिंक्चर होगा प्लांट से, एनिमल किंगडम से, जिस भी वो बनता है, फिर उसको हम उसका एक डायनेमाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, डाइल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू उसकी पोटेंसीज बनाते हैं। उन पोटेंसीज को हम उन गोलियों में डाल के देते हैं क्योंकि उनका बेस अल्कोहल रहता है, इसके खाने के लिए आसान रहता है, इसलिए हम उनको गोलियों में डाल के देते हैं। फिर हमारे पास टैबलेट फॉर्म में दवाइयाँ, बड़ी टैबलेट्स के फॉर्म में दवाइयाँ होती हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, सिरप्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं, इस तरह की सब तरह की दवाइयाँ। ये नहीं है कि सिर्फ खाली एक सफ़ेद गोलियाँ हैं मीठी, वो सभी मरीज़ों को वही दी जाती है। उसमें डालने वाली जो दवाई है वो अलग है। ये जो आपकी दवाइयाँ हैं जो आप डायग्नोज करते हैं, जो आप लिखते हैं, क्या ये हर केमिस्ट के पास उपलब्ध होती है या हॉस्पिटल से ही ये सारी दवाइयाँ मरीजों को लेनी रहती है? सरकारी क्षेत्र में तो जो हमारे जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर उपलब्ध रहती हैं दवाइयाँ, काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। बाकी हर जगह, हर शहर में तकरीबन होम्योपैथिक केमिस्ट हैं जो कि लाइसेंस्ड हैं, उनको वो वहाँ पर वो दवाइयाँ मिलती हैं और जो निजी चिकित्सक हैं उनके पास दवाइयाँ मिल जाती हैं। आजकल ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध है। आज समाज में बहुत सी बीमारियां व्याप्त हैं, बहुत लोग बहुत परेशान हैं। आपका उन लोगों के लिए क्या संदेश है जो बीमारियों से जूझ रहे हैं? अपने खान पान का ध्यान कैसे रखें और होम्योपैथी के ऊपर कैसे विश्वास करें? आपका संदेश। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ के बारे में है, उसके बारे में तो मुझे यही कहना है कि हमें एक सामंजस्य बिठाना है विकास में और अपने स्वास्थ्य के लिए। देखिए, ये हमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक फूल के साथ कांटे हैं। विकास रूपी फूल के साथ ये स्वास्थ्य रूपी बीमारियों रूपी जो अब समस्याएं हैं, ये उनके कांटे हैं। हमें उन कांटों से बचना है और फूल का भी स्वाद लेना है, आनंद लेना है। उस विकास की जो हमें हर चीज़ को, अच्छी चीज़ को एंजॉय करने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि वो अच्छी चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक ना हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आज तो हम फास्ट फूड खाते हैं लेकिन कल को हमें डायबिटीज़ हो जाएगी तो हमें सब फीका और सब कुछ बंद करना पड़ेगा, सिर्फ हरी सब्ज़ी खानी पड़ेगी। तो इस तरह से और उसी तरह से
बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल देखने में आ गया कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं और बच्चों में ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम है, पोस्चर की प्रॉब्लम है, बैक एक की समस्या हो जाती है क्योंकि हमारा बहुत सारा काम कंप्यूटर पे सारा दिन बैठने का होता है। तो इस तरह से हमें तालमेल बिठा करके काम करना है। डॉक्टर आशुतोष, आपने बहुत बढ़िया सलाह हमारे दर्शकों को दी है कि तालमेल बिठाकर हमको चयन करना है कि हमको क्या खाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आज हम इतना खा लें कि कल के लिए वो सब कुछ बंद करना पड़े। डॉक्टर आशुतोष, आज ने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की है, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत आभार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि होम्योपैथी कैसे हमारे शरीर को सुरक्षित बनाती है। अगले कार्यक्रम में अन्य विषय को लेकर आपके समक्ष आएंगे। आज्ञा दें, नमस्कार। धन्यवाद।